नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए हिंदी व्याकरण का एक प्रकरण है वाच्य। हिंदी व्याकरण के अंदर वाच्य एक विषय है। हिंदी व्याकरण में आपने बहुत सारे विषय पढ़े होंगे, लेकिन वाच्य आप लोगों के लिए नया है कक्षा 10वीं के लिए, क्योंकि यह आपके व्याकरण में पहली बार आया है। इसको आज हम पढ़ेंगे। क्या है वाच्य? सबसे पहले इसकी परिभाषा। वाच्य यानी जिसको अंग्रेजी में आप वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। यहाँ हम उसी को हिंदी में पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है, यानी किसे कहते हैं वाच्य? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, अर्थात किसके अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन आए हैं। ठीक है ना। क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार आया है? कर्ता के अनुसार आया है या कर्म के अनुसार आया है या भाव के अनुसार है, तो उसी अनुसार उसको हम वाच्य कहेंगे। यानी वाक्य के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया को चला कौन रहा है, यानी चलाने वाला कौन है, ये पता जब हमें चलता है तो उसको हम कहते हैं वाच्य। एक छोटी सी बात आती है कि वाक्य और वाच्य है क्या? क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? यानी कोई भी वाक्य वाच्य हो सकता है। तो ये जानने के लिए हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे पहले। यानी शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, जिसका एक अर्थ निकले, ऐसा समूह है जिसका अर्थ निकले, और वह क्रमबद्ध भी होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब इसमें एक क्रम होना चाहिए, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। यानी ये जो कर्म दिया गया आप देख रहे हैं इधर, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये इस प्रकार का जो तरीका दिखता है उसको हम कहते हैं एक वाक्य कहेंगे। यानी सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। लड़की पुस्तक पढ़ती है, एक वाक्य दिया गया है यहाँ पर। अब इसको हम कितनी प्रकार से बोल सकते हैं, कितने तरीके से हम बोल सकते हैं, उसी को वाच्य कहते हैं। इसको 3 तरीके से बोला जा सकता है। इसी वाक्य को, लड़की पुस्तक पढ़ती है, एक हम इस तरीके से बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, लड़की से पुस्तक पढ़ी जाती है। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, लड़की से पढ़ा जाता है। तो ये 3 तरीकों से हमने बोला, तो ये 3 प्रकार के वाच्य बन गए। यानी कहने का मतलब है, ये जो क्रिया है, ये देखिएगा, क्रिया जो है इस पर असर पड़ता है कर्ता, कर्म और भाव का। यहाँ कर्ता का असर पड़ रहा है, यहाँ पर कर्म का असर पड़ रहा है, और यहाँ पर भाव का असर पड़ रहा है इसके अंदर। तो इस प्रकार से जब हम किसी वाक्य में देखते हैं तो वह वाच्य कहलाता है। किसी भी वाक्य में इस प्रकार की स्थिति वाच्य कहलाती है। यानी उसमें क्रिया किस पर आधारित है, यह समझना ही वाच्य कहलाएगा। अब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य को 3 प्रकार का बताया गया है: कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसा नाम से स्पष्ट है, कृत्रिवाच्य कर्ता जिसमें प्रधान हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भावों की प्रधानता हो, उसको भाववाच्य कहते हैं। अब इसको हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पहले भेद को, पहले प्रकार को, और वो पहला प्रकार है हमारा कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य के अंदर यहाँ पर बताया गया है, हमने 3 वाक्य आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं। कृत्रिवाच्य को समझाने के लिए उनको हम बाद में देखेंगे। उन तीनों वाक्यों को समझने के लिए लिखे गए हैं, ये उदाहरण है। और पहले नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि कृत्रिवाच्य का नियम क्या है? कृत्रिवाच्य में कर्ता प्रधान होगा। यानी कृत्रिवाच्य के अंदर जो क्रिया होती है, ये देखिएगा, ये क्रिया है। लास्ट में ये खाता है जो आया, ये क्रिया है। ठीक है, ये खाती है क्रिया है, ये खाते हैं ये क्रिया है। ये जो क्रिया होती है ये कर्ता पर आधारित है। कर्ता कौन है वाक्य के अंदर? कर्ता यहाँ पर घोड़ा है, ये देखिएगा, यहाँ पर घोड़ी है इस वाक्य में, और इसमें घोड़े हैं। ठीक है, इसके अनुसार क्रिया आई है। अगर ये एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, अगर ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। ठीक है। तो और तीसरा नियम कहता है कि वाक्य में क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी कर्म आए या ना आए। कर्म यहाँ पर क्या है आप देख रहे होंगे, इसमें चना कर्म है, ये कर्म है चना। तीनों वाक्यों में चने को रखा है हमने कर्म के रूप में। तो ये जो कर्म है ये आए या ना आए जरूरी नहीं है। इसको हटा दो, एक बार देख लीजिए आप। घोड़ा खाता है, चना हटा दिया हमने, तो भी वाक्य के अंदर क्रिया किस पर आधारित थी? घोड़े पर ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं घोड़ा एक वचन और पुल्लिंग है, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग की आई। घोड़ी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो स्त्रीलिंग क्रिया आई।
और घोड़े बहुवचन है तो यह क्रिया भी बहुवचन की आई, खाते आई। ठीक है, इसको हम थोड़ा बदल कर देखते हैं, यानी अब हम इसका बीच का क्रम बदलते हैं। क्या क्रम बदलने से कोई फर्क पड़ रहा है? कर्ता हमने वही रखा, हमने कर्म बदला, चने की जगह पत्तियां डाल दी। इधर एक जांच कर रहे हैं थोड़ी, यहाँ बीच में पत्तियां रखी हमने, चना हटा, यानी कर्म को हटाकर देखा कि ये क्या वाकई कृतवाच्य है, यानी कर्ता का असर क्रिया पर पड़ रहा है। तो घोड़ा पहले चना खा रहा था, पत्तियां खिला रहे हैं हम, देखिए घोड़ा पत्तियां खाता है, तो घोड़ा खाता ही रहा। पत्तियां स्त्रीलिंग है, कर्म स्त्रीलिंग डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये इस वाक्य में असर कौन डाल रहा है? ये कर्ता असर डाल रहा है इस क्रिया पर, तो कृतवाच्य कहलाएगा। ये नियम कहलाता है कृतवाच्य का, इसके अनुसार कृतवाच्य है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य क्या है, यानी जहाँ कर्म की प्रधानता होगी। पहला नियम कहता है, 3 उदाहरण मैंने यहाँ भी रखे हैं समझाने के लिए आप लोगों को। और पहला नियम कहता है कर्म की प्रधानता होगी। देखिएगा कर्म कौन सा होगा, इसमें कर्म की प्रधानता होगी ये कह रहा है। और उसके बाद कर्म, देखिए चना कर्म है, ठीक है, ये कर्म है तीनों वाक्यों में। दूसरा है वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे। ये क्रिया का लिंग और वचन, यहाँ जाता जाता जाता, ये सब चना के अनुसार आया है। यहाँ चना की जगह पत्तियां करते ही जाती आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, इधर देखिएगा। और वाक्य में क्रिया सकर्मक होनी चाहिए, यानी कर्म होना चाहिए। ये चना या पत्तियां हटाकर हम वाक्य नहीं बना सकते कर्मवाच्य का, वो कर्मवाच्य नहीं बनेगा, फिर बन ही नहीं सकता। उसके अलावा एक और खास बात है, ये पहचान का चिन्ह है, से या द्वारा लगा होगा। अधिकतर वाक्यों में जो कर्मवाच्य के होते हैं उनके अंदर से या द्वारा का प्रयोग होगा, ये देखिए। और से और द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ रहता है, घोड़े से, घोड़ी से, घोड़ों से, ठीक है, से या द्वारा का प्रयोग होगा। से और द्वारा का एक ही अर्थ है। इसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता नहीं दिखाई देता है हमें, तो वो आदेशात्मक वाक्य हो सकते हैं, आधिकारिक वाक्य हो सकते हैं, कानूनी भाषा के वाक्य हो सकते हैं। जैसे 2 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जाती है, ये आधिकारिक भाषा है। या अदालत में पेश किया जाए, सबूत पेश किए जाए, तो इस तरह की जो भाषा है वो आदेशात्मक भाषा या कानूनी भाषा जो है, वहाँ पर भी कर्मवाच्य ही होगा। तो यहाँ पर हम एक अब वाक्यों को देखेंगे, नियमों के अनुसार जो वाक्य बने हैं उनको हम देखेंगे। ऊपर घोड़े से चना खाया गया, ठीक है ना, हमने यहाँ घोड़ा रखा, देखो हमने कर्ता बदल दिए, कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदल रही है। स्त्रीलिंग रख दिया हमने, बहुवचन रख दिया, फिर भी ये क्रिया नहीं बदल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कर्म के अनुसार चली हुई है ये सारी क्रिया, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने कर्म को बदला तो क्रिया बदल गई, इसलिए ये कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। आगे हम और देखेंगे अभी इसके अंदर आगे वाक्य क्या कहता है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। पहला नियम यही कहता है, यहाँ पर भी मैंने 3 उदाहरण रखे हैं आपको समझाने के लिए। नियम है जहाँ वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और वाक्य में क्रिया एक वचन और पुल्लिंग की होगी। ये खास बात है इस भाववाच्य की, ये जो क्रिया है ये हमेशा एक वचन और पुल्लिंग की ही आएगी। चाहे आप कर्ता, ये जो कर्ता है, घोड़े रखो, घोड़ी रखो, घोड़ों रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्ता का भाववाच्य में फर्क नहीं पड़ेगा, कर्मवाच्य में नहीं पड़ रहा था, और कर्म इसके अंदर आएगा नहीं। तीसरी शर्त है, ये देखिएगा, क्रिया अकर्मक होगी, कर्म नहीं आएगा। और चौथी शर्त है जा सूचक रहेगी, ये क्रिया जा सूचक है, जा जा, ये देखिए जा, गया वाली भी आएगी। तो अर्थात अब इसमें एक भाव है, न तो ये कर्ता प्रधान है, ये क्रिया कर्ता के अनुसार भी नहीं आई है और क्रिया कर्म के अनुसार तो है ही नहीं, क्योंकि कर्म है ही नहीं इसके अंदर, और भाव है केवल एक, क्रिया का भाव है। जैसे पहले वाक्य में खाए जाने का भाव है, घोड़े से खाया जाता है, दूसरे में भी खाए जाने का भाव है, तीसरे में भी खाए जाने का भाव है। इस तरीके से यानी यहाँ पर न तो कर्ता प्रधान है और न ही कर्म प्रधान है। यहाँ पर किसको प्रधान बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है भाव को प्रधान। तो यहाँ भावों की प्रधानता है। अब हम इसी बात को पुनरावृत्ति के अंदर देख लेते हैं कि किस प्रकार कोई भी वाक्य हमारा किस प्रकार कृतवाच्य था,
कैसे कर्म था, कैसे भाव था। यहाँ पर कृतवाच्य का एक वाक्य है, घोड़ा घास खाता है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता का जो लिंग और वचन है उसी के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में एक तो कर्ता के साथ से का प्रयोग होगा और उसके बाद उसमें कर्म होना चाहिए। कर्म है यहाँ पर घास, और इस कर्म के अनुसार क्रिया आनी चाहिए, क्योंकि घास स्त्रीलिंग है तो ये खाई जाती है, स्त्रीलिंग की क्रिया आ गई। और अगला वाक्य हमारा भाववाच्य, भाववाच्य में ये कर्ता के साथ से का प्रयोग तो हो गया होगा, अब कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म हटा दिया है और खाया जाता है, यानी जो क्रिया है वो एक वचन और पुल्लिंग की रहेगी। ये इस भाववाच्य की खास बात होती है। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। कुछ हमारे पास वाक्य हैं, जैसे ये कृतवाच्य कुछ वाक्य रखेंगे। कैसे कह सकते हैं कि कृतवाच्य, यानी कर्ता असर डाल रहा है का। जैसे ये कर्ता यहाँ पर पूजा करता है, यहाँ पर संतोष करता है, यहाँ पर लड़के करता है, यहाँ पर हम सब करता है, यहाँ पर वाक्य में रमेश करता है। इसके अनुसार क्रिया आई है क्या, तब तो ये कृतवाच्य है। पूजा स्त्रीलिंग है, जा रही स्त्रीलिंग है। क्रिया संतोष पुल्लिंग है और चलाता भी पुल्लिंग है। लड़के बहुवचन है, खेल रहे हैं बहुवचन है। हम सब पुल्लिंग है, जाएंगे भी पुल्लिंग है। नहीं, हम सब बहुवचन है और जाएंगे भी बहुवचन है। रमेश पुल्लिंग है और रहा है भी पुल्लिंग है। इस प्रकार कृतवाच्य हम समझे। और अब समझते हैं हम कर्मवाच्य को, कि किस प्रकार कर्मवाच्य का हम अभ्यास करें। इसमें भी हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हम कर्म ढूंढेंगे कर्मवाच्य में। अब क्रिया जो कर्ता के अनुसार नहीं है, प्रेमचंद देखिए पुरुष होते हुए भी यहाँ पर ये इस वाक्य में क्रिया ये लिखी गई, ठीक है ना, क्योंकि ये लिखी गई कौन है, ये स्त्रीलिंग वाला कर्म है, इस कर्म के अनुसार आई है। भोजन कर्म है, यहाँ पर पेड़ कर्म है, यहाँ पर कुर्सी कर्म है, यहाँ पर घड़ी कर्म है, यहाँ गिलास कर्म है और यहाँ पर सजा कर्म है। तो इसके अनुसार ये क्रिया आई है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, विद्यार्थियों हैं तो यहाँ टूट गई है, स्त्रीलिंग की क्रिया है, लेकिन ये कुर्सी के लिए आया है, कुर्सी टूट गई। यहाँ ऊपरी ऊपर कहानी लिखी गई। फिर भोजन पुल्लिंग है तो बनाया गया आया, पेड़ बहुवचन है लगाए गए आया। कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, कर्ता के अनुसार नहीं आ रही है। घड़ी चुरा ली गई, गिलास छूट गया। अब ये दो जो वाक्य है ये देखेंगे आप, इसके अंदर कोई कर्ता है ही नहीं, किसी से तो काम हुआ है, कर्ता अदृश्य है यहाँ पर, फिर भी कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता होना जरूरी नहीं है, कर्म होना जरूरी है। तो उसकी घड़ी चुरा ली गई, अदृश्य है, किसी ने तो चुराई होगी। कांच का गिलास छूट गया, किसी से तो छूटा होगा, और ये नियम तोड़ने वाले को सजा दी जाएगी। ये आदेशात्मक वाक्य है, तो आदेशात्मक वाक्य भी कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है, ये आपको पहले बताया गया था। अब बात करते हैं हम भाववाच्य की। भाववाच्य का अभ्यास कर लेते हैं। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, न तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है। कर्ता आ सकता है लेकिन कर्म कभी नहीं आएगा इसके अंदर। इसमें देखिएगा, और क्रिया जो होगी वो एक वचन और पुल्लिंग की होगी हमेशा। ये देखिए, एक वचन और पुल्लिंग और जा सूचक होगी। जा सूचक में गया भी आता है, गया, ठीक है। और भाव आएगा केवल, जैसे हमसे रोज नहाया जाता है, नहाए जाने का भाव आ रहा है, अब चला जाए। यहाँ सार्वभौमिक है, ध्यान रखिए, सार्वभौमिक जो वाक्य है, तो यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, कर्ता सार्वभौमिक है, सब कुछ है, सब लोग कर्ता हो सकते हैं। बहुजन कर्ता जब हो तब वो वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आ जाता है, ऐसे उसका जो काम है। इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता, नहीं सोने का भाव आ रहा है। बालक से मुस्कुराया गया, मुस्कुराने का भाव आ रहा है। बीमार से चला नहीं गया, नहीं चलने का भाव आ रहा है। तो ये जो भाव की बात आ रही है यहाँ पर, क्योंकि कर्ता हो सकता है और कर्म नहीं होना चाहिए, और कर्ता के साथ से का प्रयोग जरूरी होता है, ये भाववाच्य कहता है हमें। इस प्रकार हमने आज वाच्य पढ़ा इस पहले वीडियो के अंतर्गत। वाच्य का अर्थ, वाच्य की परिभाषा, वाच्य को समझना, वाच्य के प्रकार, किस प्रकार वाच्य को हम पहचाने, ये हमने पढ़ा। दूसरे वीडियो में हम इसी के आगे पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे वाच्य का किस प्रकार रूपांतरण किया जाए, यानी एक वाक्य को दूसरे, एक वाच्य को दूसरे वाच्य में हम कैसे बदलें, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।